नमस्कार साथियों, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आपसे अनुरोध है कि आज हम यहाँ पे फिर से एक वीडियो लेके आए हैं। इसमें महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। यह टॉपिक पर्यवेक्षक परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपसे एक अनुरोध और है कि आप वीडियो को आखिरी तक देखें। आप इसको एक एक स्लाइड को आप देखें, आप इसका नोट्स बना सकते हैं और इसके बारे में आप अलग से भी प्रश्न बना सकते हैं। और जो बुक्स में मैटर अवेलेबल हैं उसको हमने यहाँ संक्षिप्त करने का प्रयास किया है। तो हम आपसे इतना ही निवेदन कर रहे हैं कि आप वीडियो को आखिरी तक देखें। हम बहुत छोटे वीडियो बनाते हैं, कई घंटों के वीडियो नहीं बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि उसमें अधिक से अधिक आपको जानकारी प्राप्त हो। तो आगे बढ़ते हैं। हमारी जो सबसे पहली योजना है वो है प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना। काम करने वाली महिलाओं को मजदूरी के नुकसान की भरपाई करने के लिए मुआवजा देना और उनको उचित आराम और पोषण सुनिश्चित करना, इस उद्देश्य से योजना लाई गई है। इसमें माताओं को नकदी प्रोत्साहन दिया जाता है। योजना के लाभ में उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से 3 किस्तों में राशि जमा की जाती है और जो पहली किस्त है वो पंजीयन के समय 1,000 रुपये, दूसरी किस्तें हैं 6 महीने की गर्भावस्था के बाद कम से कम यदि एक प्रसव जांच वो करा लेते हैं तो 2,000 रुपये, और जब बच्चे का जन्म हो जाए और पहले चरण का टीकाकरण अर्थात बच्चे को BCG, OPV, पेंटावेलेंट, हेपेटाइटिस B सहित 3.5 माह में जो टीकाकरण पूर्ण होता है, यदि वो हो जाता है तो 2,000 रुपये उनको और भुगतान किए जाते हैं। इसमें कुछ श्रेणियां ऐसी हैं जिनको लाभ नहीं दिया जाता है, जैसे केंद्रीय या राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के साथ जो नियमित रोजगार में कर्मचारी हैं उनको इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। जो किसी अन्य योजना या कानून के तहत समान लाभ प्राप्त करता है उनको इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं पात्र मानी गई है, कार्यकर्ताएं सहायिकाएं दोनों। अब चलते हैं हम आगे। अगली योजना लाडो अभियान। इसे बाल विवाह रोकने के लिए 2013 में प्रारंभ किया गया था। ये मध्य प्रदेश का ही एक अभियान है। लाडो अभियान का मुख्य उद्देश्य जन समुदाय की मानसिकता में सकारात्मक बदलाव के साथ बाल विवाह जैसी कुरीति को सामुदायिक सहभागिता से समाप्त करना। आप इनके शब्दों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि शब्दों पे ही प्रश्न तैयार होंगे और जितना आप बारीकी से इसे पढ़ेंगे उतना ही आपको लाभ होगा, उतने ही शब्द आपको याद होंगे और उतना ही आप उसको परीक्षा के दौरान कर पाएंगे। अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला, खंड, स्कूल, ग्राम स्तर एवं सेवा प्रदाताओं की कार्यशाला का आयोजन कर उपस्थित प्रतिभागियों को अभियान के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है। इसमें विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं। उद्देश्य एक ही है, बाल विवाह को रोकना। अगला आता है शौर्य दल। ये बहुत ही चर्चित दल रहा है और समय समय पे इसे कुछ पुरस्कार भी प्राप्त हुए। राज्य में महिलाओं के प्रति अनुकूल वातावरण निर्माण करने, उन्हें आत्मनिर्भर और सक्षम बनाने के उद्देश्य से प्रत्येक आंगनवाड़ी स्तर पर मूल्यांकन के आधार पर शौर्य दल का गठन किया गया है। शौर्य दल का गठन एक निरंतर प्रक्रिया होगी। इस दल के संवेदनशील तथा जन समुदाय में स्वीकार्यता रखने वाले महिला, पुरुष एवं युवाओं को सदस्य के रूप में चुना जाता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं आशा कार्यकर्ता इस दल की अनिवार्य रूप से सदस्य होती है। अब इसका स्वरूप क्या होगा? यह ग्रामीण एवं शहरी दोनों स्तर पर इसका गठन किया जाता है। इसमें 10 सदस्य होंगे। दल में ग्राम, वार्ड के संवेदनशील तथा जन समुदाय में स्वीकार्यता रखने वाले अर्थात ऐसे व्यक्ति जिनकी रुचि हो। 5 महिला एवं 5 पुरुष को चुना जाता है जो प्रकृति, समाज तथा अपने गांव मोहल्ले के प्रति संवेदनशील या स्वेच्छापूर्वक सामाजिक कार्य करने के लिए तत्पर हो, उनमें सेवा की भावना हो और वो आगे रह के कुछ काम करना चाहते हैं, उन व्यक्तियों को इसका सदस्य बना जाता है। वर्तमान में पूरे मध्य प्रदेश में शौर्य दल का गठन किया गया है और शौर्य दल स्वयं कई प्रकार के कार्य संपादित कर रहा है। इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय पोषण मिशन। राष्ट्रीय पोषण मिशन का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 18 दिसंबर 2007 को किया गया था। इस मिशन के अंतर्गत 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों
एवं गर्भवती धात्री माताओं के स्वास्थ्य पोषण स्तर में समयबद्ध तरीके से सुधार हेतु राष्ट्रीय पोषण मिशन का गठन किया गया। इसके अंतर्गत चरणबद्ध तरीके से आगामी 3 वर्ष के लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। ये लक्ष्य आप अच्छे तरीके से देख लें, हो सकता है इस पर कुछ प्रश्न आने वाली परीक्षा में संभव हो। पहला है 0 से 6 वर्ष के बच्चों में ठीकनेपन से बचाव एवं उसमें कुल 6% प्रतिवर्ष 2% की दर से कमी लाई जाएगी। 0 से 6 वर्ष के बच्चों का अल्प पोषण से बचाव एवं इसमें 6% प्रतिवर्ष 2% की दर से कमी लाई गई। दोनों पॉइंट को आप ठीक से अच्छे तरीके से देखें। पहले पॉइंट में ठीकनापन है और दूसरे में अल्प पोषण है, अर्थात यहाँ पर उम्र के अनुसार जो वजन है उसमें सुधार किया जाएगा। 3 नंबर है 6 से 59 माह के, अर्थात 6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों में एनीमिया का जो प्रसार है उसमें भी 9% की कमी लाना है और इसका भी लक्ष्य 3% की दर से कमी लाई जाएगी। 15 से 49 वर्ष की किशोरियाँ गर्भवती धात्री माताओं में भी एनीमिया को इसी दर से रोकना। कम वजन के साथ जन्म वाले बच्चों की संख्या कुल 6% है, 6% की दर से उसमें भी कमी, अर्थात प्रतिवर्ष 2% की दर से कमी लाना। इसके बाद है वन स्टॉप सेंटर, जिसे सखी नाम दिया गया है। इसके अंतर्गत सभी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं बालिकाओं को एक ही स्थान पे, एक ही केंद्र पर अस्थायी आश्रय, पुलिस डेस्क, विधिक सहायता, चिकित्सा एवं काउंसलिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी। इन्हें उषा किरण केंद्र भी कहा जाता है। यह जिला मुख्यालय पर पूरे भारत में स्थापित किए गए हैं। यहाँ पे कोई भी पीड़ित महिला है वो यहाँ जाकर आसानी से सहायता प्राप्त कर सकती है। इसके उद्देश्य हैं एक ही छत के नीचे हिंसा से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को एकीकृत रूप से सहायता एवं सहयोग प्रदान करना। पीड़ित महिला एवं बालिका को तत्काल आपातकालीन गैर आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जैसे चिकित्सा, विधिक, मनोवैज्ञानिक परामर्श आदि। इसके अंतर्गत लक्षित समूह कौन होगा? एक तो 18 वर्ष से कम आयु की बालिकाएं। 18 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं की सहायता हेतु लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत गठित संस्थाओं को भी सेंटर से जोड़ा गया है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इस योजना को भी प्रधानमंत्री महोदय द्वारा 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा में लॉन्च किया गया था। इसे शॉर्ट में BBP, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, गिरते बाल लिंगानुपात और जीवन चक्र की निरंतरता में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के उद्देश्य से एवं महिला बाल विकास, परिवार कल्याण, मानव संसाधन विकास तीनों मंत्रालय का एक ये अनूठा प्रयास है। योजना के प्रमुख तत्वों, पहले चरण में PCPNDT एक्ट अधिनियम का प्रवर्तन। यह एक एक्ट है जिसमें भ्रूण हत्या को रोकने के कई प्रयास किए जाते हैं। उसमें दंडिक कार्रवाई का भी प्रावधान है। इसके अंतर्गत चुनिंदा 100 जिलों में बहुक्षेत्रीय मल्टी सेक्टरल कार्रवाई करना शामिल है। इसमें काम कैसे होगा? तो प्रशिक्षण, संवेदीकरण, जागरूकता और ज़मीनी स्तर पर सामुदायिक लामबंदी के माध्यम से जो आम जन है उसकी मानसिकता में परिवर्तन करने का प्रयास किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? दोस्तों, आप यहाँ पे तीनों उद्देश्य को अच्छी तरह से रट लीजिए। इस पे प्रश्न आ सकते हैं और ये आपको ऐसा याद होना चाहिए कि जिसका पहला उद्देश्य बाल लिंगानुपात में सुधार, दूसरा भ्रूण हत्या को रोकना और तीसरा बालिकाओं की शिक्षा और भागीदारी को प्रोत्साहित करना। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो ऊपर के 2 बिंदु है, यह हॉस्पिटल अर्थात लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण, पुलिस 2 विभागों से संबंधित है और महिला एवं बाल विकास 3 विभाग अपन मान लें। और तीसरा है बालिकाओं की शिक्षा, तो इसमें भी महिला एवं बाल विकास एवं शिक्षा विभाग इन मंत्रालयों की भागीदारी है। तो इस पे प्रश्न आ सकते हैं। इसे आप इस उद्देश्य को आप बार बार देखें तो आपके जहन में यह फिट हो जाएगा। यहाँ हमने इसको और सरल किया है, तीनों बिंदुओं को यहाँ पे फिर से लिखा है।
अब है किशोरी शक्ति योजना। किशोरी शक्ति योजना 11 से 14 आयु वर्ग की स्कूल न जाने वाली सभी लड़कियों के लिए प्रारंभ की गई थी। इसमें एक वर्ष में 300 दिनों के लिए 600 कैलोरी ऊर्जा और 18 से 20 ग्राम प्रोटीन और उसके साथ साथ सूक्ष्म पोषक तत्व उपलब्ध करवाए जाते हैं। यह जो व्यवस्था है उनको THR के माध्यम से दी जाती है। इसके अलावा जो सप्ताह में एक दिन जब वो आते हैं तो उनकी जो खुराक है वो 9 रुपये की है। इस योजना में एक और बात आपको याद रखना है, इस योजना को अब बंद कर दिया गया। सबला योजना, यह भी किशोरियों के लिए ही एक योजना थी और इसको 2010 में शुरू किया गया था। इसका जो पुराना नाम है राजीव गांधी सशक्तिकरण योजना है और इसको सबसे पिछड़े 200 जिलों में शुरू किया गया था और 2011 से इसे पूरे भारत में लागू हो गया। तो ये 2 तिथियां आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद है स्वधार गृह योजना। स्वधार गृह योजना के अंतर्गत बेसहारा महिलाओं के लिए रहने के लिए गृह, आश्रय, वस्त्र, भोजन, चिकित्सा आदि उपलब्ध कराई जाती है। इसमें प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और उनको अस्थायी आश्रय प्रदान किया जाता है। इसके बाद है उदिता योजना। किशोरी बालिकाओं के लिए निवारण, सकारात्मक सोच और वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट उदिता कार्यक्रम 2016 में प्रारंभ किया गया है। इसमें बालिकाओं को जागरूक किया जाता है, साथ ही उनको रियायती दरों पर प्राइवेट जो वेंडर है उनके माध्यम से सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाते हैं। यहाँ पे यह याद रखें कि निःशुल्क नहीं उपलब्ध कराए जाते हैं, रियायती दरों पे। इसके बाद है लालिमा अभियान। इसे आप नाम से ही समझ पाएंगे कि इसका जो उद्देश्य है वह बच्चियों एवं महिलाओं में हीमोग्लोबिन बढ़ाने से होगा, जो रक्त की उनमें कमी है जिसके कारण उनको एनीमिया होता है। तो इसमें जो हितग्राही हैं वो होंगे बच्चे, किशोरी बालिका, प्रजनन आयु वर्ग की महिलाएं। किशोरी बालिकाओं एवं माताओं को इसमें जागरूक किया जाकर पौष्टिक आहार प्रदान किया जाता है और उन्हें जो आयरन की गोली है जिसके अलग अलग डोज हैं, सभी के लिए अलग डोज हैं, वो उनको प्रदान किए जाते हैं। इसके बाद उषा किरण योजना है। तो इस योजना को आप सखी सेंटर के साथ ही पढ़ें। यह घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाव करने के लिए लाई गई थी। इसको मैं पढ़ देता हूँ। परिवार में महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध परिवार के सदस्य द्वारा की गई हिंसा, इन शब्दों का आप ध्यान दीजिए। परिवार के सदस्य द्वारा जिसमें शारीरिक, यौनिक, मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक धमकियां, जबरदस्ती या मनमाने तरीके से स्वतंत्रता का हनन होना शामिल है, घर में हो या सार्वजनिक स्थान पर घरेलू हिंसा की श्रेणी में आता है। इन सबसे संरक्षण एवं सहायता के लिए प्रदेश सरकार ने उषा किरण योजना प्रारंभ की। घरेलू हिंसा के विरुद्ध संरक्षण एवं सहायता प्रदान करना, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005, नियम 2006 का क्रियान्वयन करवाना, ये एक अनूठी योजना थी। इसको भारत में सबसे पहले मध्य प्रदेश में ही लागू किया गया था कि जो महिला घरेलू हिंसा से पीड़ित है उन्हें इस योजना के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जाए। इसके बाद मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना, यह भी एक अनूठी योजना है और इस योजना में हिंसा से पीड़ित महिलाएं, कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से लागू किया गया। इसमें आप तिथि आपको याद रखना है, सितंबर 2013। इस योजना में जो लक्ष्य समूह है ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। बलात्कार से पीड़ित महिलाएं या बालिका, दुर्व्यापार से बचाई गई महिलाएं जो BPL के नीचे जीवन यापन करती, एसिड विक्टिम, जेल से रिहा महिलाएं, परित्यक्ता तलाकशुदा, BPL से नीचे, शासकीय अशासकीय आश्रय गृह, बालिका गृह, अनुरक्षण गृह आदि गृहों में निवासरत विपत्तिग्रस्त बालिकाएं महिलाएं, दहेज प्रताड़ित, अग्नि पीड़ित महिलाएं और बाल विवाह पीड़ित महिलाएं। इस योजना में जो महिलाएं हैं, पीड़ित महिलाएं, बालिकाएं हैं, उनको शासकीय जो विद्यालय है, महाविद्यालय है, वहाँ पर प्रशिक्षण निःशुल्क प्रदान किया जाता है ताकि वो अपने आगे का जीवन कुशलतापूर्वक चला सके। इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है लाडली लक्ष्मी योजना।
इसलिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसमें इसी वर्ष माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कुछ परिवर्तन किए गए हैं। इसमें योजना का उद्देश्य, देखिए आप योजना के उद्देश्य में जो कीवर्ड है उनको हमने बहुत ही हाईलाइट किया है, अलग से उनको कलर डाला है ताकि आप उनको अलग से याद रखें। बालिका जन्म के प्रति सकारात्मक सोच, लिंगानुपात में सुधार, बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार तथा उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने एवं बालिकाओं के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना 1 अप्रैल 2007 से प्रारंभ की गई। अब योजना में पात्र कौन होगा, तो सबसे पहले ये तिथि आप याद रखें। एक तो योजना कब प्रारंभ हुई, अप्रैल 2007 से, और 1 जनवरी 6 के पश्चात जन्म लेने वाली बालिकाएं, उनको इसमें लाभान्वित किया जाएगा। अब 1 जनवरी 6 में उन्हीं बालिकाओं को पात्र माना गया था जिनके माता या पिता ने परिवार नियोजन अपनाया गया था। उसके बाद 1 अप्रैल 8 से ही प्रथम प्रसव वाली बालिकाओं को इसमें पात्र माना गया है। इसमें स्पष्ट है कि 2 जीवित बच्चों के रहते हुए परिवार नियोजन अपनाया हो, लेकिन यदि प्रथम प्रसव है तो परिवार नियोजन की शर्त नहीं लागू है। वर्तमान संशोधन अनुसार यदि एक प्रथम प्रसव में 3 बालिकाओं का जन्म भी होता है, अर्थात 3 जुड़वा बालिकाएं जन्म लेती है, तो तीनों को इसका लाभ दिया जाएगा। इस योजना में बालिका के नाम से 6,000 रुपये का राष्ट्रीय बचत पत्र पूर्व में क्रय किया जाता है। वर्तमान में इतनी ही राशि लाडली लक्ष्मी निधि में जमा की जाती है। आप इस निधि को याद रखें, लाडली लक्ष्मी निधि। इसमें क्या लाभ दिया जाएगा, तो लाभ इसमें सबसे पहला है कि जैसे ही बच्ची 6ठी क्लास में प्रवेश करेगी उसको 2,000 रुपये, इसी प्रकार 9वीं में 4,000 रुपये, कक्षा 11वीं एवं 12वीं में 6,000 रुपये प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति उसको उसके खाते में प्रदान की जाएगी। अब 2022 से इसमें ये संशोधन हुआ है कि इसे एक तो लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 नाम दिया है। इसके प्रावधान के अनुसार यदि बच्ची आगे पढ़ाई करती है तो उसे कॉलेज में प्रवेश लेने पर 12,500 रुपये और स्नातक पूर्ण करने पर पुनः 12,500 रुपये का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा सबसे बड़ी जो घोषणा है वो ये है कि लाडली बालिकाओं की उच्च शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क शासन द्वारा वहन किया जाएगा। आप देखते हैं कि जो उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, कई व्यावसायिक कोर्स हैं जिसमें लाखों रुपए की फीस लगती है, तो वो जो लाखों रुपए का शिक्षण शुल्क है वो शासन के द्वारा वहन किया जाएगा। और इस लाडली लक्ष्मी 2.0 के माध्यम से यह योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत ही लाभदायी बन गई है, क्योंकि पूर्व में इसमें मात्र 1,18,000 का प्रावधान था और इसे अब बढ़ाकर 25,000 रुपये नगद और उसके बाद जो शिक्षण शुल्क है वो कितना भी हो, वो 10 लाख भी हो सकता है, 20 लाख भी हो सकता है, वो पूरा शासन के द्वारा वहन किया जाएगा। तो यह एक गेम चेंजिंग योजना है और इस योजना को इसी उद्देश्य से लाया गया है कि बालिका जन्म के प्रति जो भ्रांतियां हैं वो सब दूर हो। इसमें बालिका की आयु जब 21 वर्ष हो जाएगी और 12वीं उसमें अनिवार्य होगा, तब उसे जो आखिरी जो राशि है 1 लाख रुपए उसका भुगतान किया जाएगा। इस योजना को एक अधिनियम बना के अधिसूचित कर दिया गया, ऐसा कानूनी स्वरूप प्रदान कर दिया गया है। मतलब कि यह शासन के लिए बाध्य होगा कि वह इस योजना के अंतर्गत बालिकाओं को लाभ प्रदान करे। इसकी तिथि आप ध्यान रखिए 6 नवंबर 2020। तो आपने ये योजनाओं की जानकारी प्राप्त करी। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे जो भी वीडियो हैं बहुत ही छोटे हैं, आप उसको पूरा देखें, पूरा समझें। आप छोटे नोट्स बना सकते हैं और PDF आपको बाद में उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके अलावा भी हम कुछ पटवारी परीक्षा पे भी वीडियो बना रहे हैं, तो आप उसको अधिक से अधिक शेयर करें और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें। धन्यवाद।